नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पब्लिक फाइनेंस की यह क्लास है। पब्लिक फाइनेंस की क्लास के अंतर्गत इसकी पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर की परिभाषा एवं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष करों के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं या कौन अप्रत्यक्ष कर का वहन करता है तथा अप्रत्यक्ष कर की क्या क्या विशेषताएं हैं और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण क्या क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है, कर उस व्यक्ति द्वारा न दिया जाए बल्कि दूसरे व्यक्ति द्वारा अदा किया जाए। अर्थात सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाए वह व्यक्ति कर सरकार को न वहन करके वह व्यक्ति कर दूसरे व्यक्ति पर टाल दे और दूसरा व्यक्ति भी अन्य व्यक्ति पर टाल दे और अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार को कर वहन किया जाए, तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ए व्यक्ति के ऊपर कर लगाया, ए व्यक्ति ने क्या किया, ए व्यक्ति ने कर को टाल दिया बी व्यक्ति पर और बी ने भी कर को सी व्यक्ति पर टाल दिया और अंततः सी व्यक्ति द्वारा गवर्नमेंट को कर चुकाया जा रहा है, तो ऐसे कर को क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। व्यक्ति सीधे कर गवर्नमेंट को न देकर अन्य व्यक्ति पर टाल देता है और अन्य व्यक्तियों द्वारा कर का वहन किया जाता है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और प्रत्यक्ष कर किसे कहते थे, जब गवर्नमेंट ए व्यक्ति पर कर लगाती थी और ए व्यक्ति सीधे ही गवर्नमेंट को कर अदा करता था, तो उसे क्या कहते थे, प्रत्यक्ष कर कहते थे। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में व्यक्ति सीधे कर न वहन करके किसी अन्य व्यक्ति पर टालने की कोशिश करता है या टाल देता है, तो ऐसे कर को क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। या कह सकते हैं ऐसा कर जिसका कराघात एवं करापात दोनों अलग अलग व्यक्ति पर होता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर में क्या था, कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता था, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। अब कराघात क्या है, कराघात कर का आरंभिक मौद्रिक मूल्य कहलाता है, अर्थात सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है वही व्यक्ति कर का वहन करता है, तो ऐसी स्थिति को कराघात कहते हैं। करापात कर का अंतिम मौद्रिक भार कहलाता है। तो जिस कर में कराघात एवं करापात एक अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। या इसके अलावा कह सकते हैं वह कर जो विवर्तन योग्य होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। विवर्तन योग्य होने का मतलब हुआ जिसको टाला जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। या करवंचन का प्रभाव रहता है। करवंचन क्या होता है, गैर कानूनी प्रक्रिया है, और कर विवर्तन यह है कानूनी प्रक्रिया, गैर कानूनी प्रक्रिया नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने कर के भार को दूसरे व्यक्ति पर टालने में सफल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कर विवर्तन। तो ऐसा कर जो विवर्तन योग्य होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण क्या क्या हैं जान लेते हैं। सीमा शुल्क क्या है, सीमा शुल्क भारत में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 एवं 1975 के सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क विदेशों से आयातित वस्तु एवं देश से निर्यातित वस्तु अर्थात आयातों
एवं निर्यातों की मात्रा या मूल्य पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। मतलब आयातों एवं निर्यातों पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? सीमा शुल्क कहा जाता है। जिसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना होता है। सीमा शुल्क मूल्य के अनुसार जब लगाया जाता है तो उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं, और सीमा शुल्क जब मात्रा के अनुसार लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में औसतन सीमा शुल्क की दर जो है 10% के आसपास निर्धारित की गई है। तो सीमा शुल्क क्या है? वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना तथा सरकारी राजस्व में वृद्धि करना होता है। अगला कर जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या है? जब देश की सरकार उत्पादित वस्तु की मात्रा या मूल्य पर कर का निर्धारण करती है तो ऐसे कर को केंद्रीय उत्पाद कर कहते हैं। वर्तमान में उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के अंतर्गत लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में मुख्यतः कर का प्रपाती प्रभाव देखने को मिलता है। कर के प्रपाती प्रभाव का मतलब हुआ कर के ऊपर कर देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं किसी फैक्ट्री द्वारा पंखा का निर्माण किया जा रहा है और पंखे के निर्माण में कोयला लग रहा है, लोहा लग रहा है और तांबा लग रहा है। कोयले के ऊपर भी कर लगाया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, लोहे के ऊपर भी कर लगाया जा रहा है और तांबे के ऊपर भी कर लगाया जा रहा है, और अंत में जब पंखा बनके तैयार हो रहा है, उपभोक्ता को मिल रहा है, तो पंखे पर भी कर लगाया जा रहा है। तो यह 1, 2, 3 और 4 प्रकार से कर एक वस्तु के उत्पादन पर लगाया जा रहा है। तो इसी को कर का प्रपाती प्रभाव कहा जाता है। इसका क्या प्रभाव होता है? इससे वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और उपभोक्ता को एक वस्तु का मूल्य अधिक देना पड़ता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्या होता है? कर का प्रपाती प्रभाव देखने को मिलता है। अब वैट वैल्यू एडेड टैक्स मूल्यवर्धित कर भी एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। वैट का सिद्धांत सर्वप्रथम जर्मनी में 1918 में F1 सीमैन द्वारा दिया गया था। ब्राज़ील प्रथम देश है जिसने 1960 में एक पूर्ण विकसित वैट अपनाया। और भारत में अगर वैट की बात की जाए तो भारत में वैट को अपनाए जाने की अनुशंसा सर्वप्रथम LK झा की अध्यक्षता में गठित अप्रत्यक्ष कर जांच समिति 1976-77 द्वारा की गई थी। LK झा समिति ने मैन वैट विनिर्माण स्तर का वैट के रूप में अपनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे केंद्रीय बजट 1986-87 में तत्कालीन वित्त मंत्री VP सिंह द्वारा दीर्घकालीन वित्तीय नीति के एक भाग के रूप में मॉडिफाइड वैट के रूप में अपनाया गया, जिसे दीर्घकालीन वित्तीय नीति कहा जाता है। यह किस वर्ष अपनाई गई दीर्घकालीन वित्तीय नीति? यह 1986-87 में तत्कालीन वित्त मंत्री VP सिंह द्वारा अपनाई गई थी। वैट एक मूल्यानुसार कर है। वैट एक बहुस्तरीय अप्रत्यक्ष कर है जो किसी उत्पाद के उत्पादन तथा वितरण के प्रत्येक समस्त स्तरों पर होने वाले मूल्यवर्धन के आधार पर लगाया जाता है। यह एक उपभोग कर है क्योंकि इसका अंतिम भाग अंततः उपभोक्ता द्वारा ही वहन किया जाता है। वैट क्या होता है? टैक्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट वैट कहलाता है। मोड वैट का अपनाया जाना भारत के कर ढांचे में भारतीय कर प्रणाली को वैश्विक कर प्रणाली से संबंधित किए जाने का प्रयास है। मोड वैट के पक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। क्या है मोड वैट या वैट के पक्ष में तर्क? मोड वैट यह कर के विस्तार का प्रपाती प्रभाव को दूर करता है। प्रपाती प्रभाव का मतलब हुआ कर के ऊपर कर जो लगता है, ऐसे प्रभाव को मोड वैट दूर करता है। कर का बोझ कम होने के कारण यह उपभोक्ता के लिए अच्छा है। कर का बोझ कैसे कम हो जाएगा? जब
कर का प्रपाती प्रभाव कम करेगा तो एक वस्तु पर लगने वाला कर के ऊपर कर जो है वह कम हो जाएगा, जिससे उपभोक्ता को कम रुपया देना पड़ेगा एक वस्तु के लिए। अब उपभोक्ता को जब कम वहन करना पड़ेगा तो यह उपभोक्ता के कल्याण में वृद्धि करेगा, इसलिए उपभोक्ता के लिए मॉडरेट या वैट को अच्छा माना गया है। उत्पादकों के लिए अच्छा है क्योंकि उत्पादकों का अंतिम बिक्री मूल्य कम होने के कारण बिक्री में वृद्धि होती है। हाँ, उत्पादकों के लिए भी अच्छा है क्योंकि जब वस्तु की कीमत कम होगी तो बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी तो उत्पादक की आय में वृद्धि होगी। वैट कुल कर राजस्व में वृद्धि करता है, कुल राजस्व में भी वृद्धि कर सकता है वैट। भारत में मॉडरेट केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में अपनाया गया। 1980 तथा 90 के दशक में अधिकाधिक वस्तुओं को इसके अंतर्गत लाकर इसका दायरा बढ़ाया गया। अनेक परिवर्तनों के बावजूद इसमें एक बड़ी समस्या थी। यह समस्या आगतों व निर्गतों दोनों में करों की अनेक श्रेणियों का होना था, जिसका परिणाम कर विवादों की बढ़ती हुई संख्या थी। इस कर विवादों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने के लिए वर्ष 2000-2001 के बजट में सैन वैट, केंद्रीय वैट या सेंट्रल वैट को प्रारंभ किया गया। यह 16% की दर थी, जो सभी आगतों व निर्गतों के लिए समान थी। सैन वैट उत्पादन स्तर का ही वैट था। मैन वैट से सैन वैट उत्पादन स्तर का ही वैट है। मैन वैट से सैन वैट तक की यात्रा को प्रथम पीढ़ी के कर सुधारों के रूप में देखा जा सकता है। मैन वैट 1976 में अपनाया गया, मोड वैट 1986 में अपनाया गया, सैन वैट 2000-2001 में अपनाया गया, वैट 2005 में अपनाया गया और जीएसटी 1 जुलाई 2017 में अपनाई गई। अब वैट को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं क्या है और वैट लगने से कैसे कर के प्रपाती प्रभाव में कमी आती है और कैसे राजस्व में वृद्धि होती है और कैसे उपभोक्ता के कल्याण में वृद्धि होती है या उपभोक्ता को कम वहन करना पड़ता है। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक होटल है, होटल में सैंडविच बनना है। सैंडविच बनना है तो सैंडविच बनने के लिए गेहूं, आटा, ब्रेड, आटे के बाद ब्रेड और फिर सैंडविच बनेगा। लास्ट में क्या बनेगा? सैंडविच बनेगा। अब गेहूं का मान लेते हैं मूल्य 100 रुपये है, आटा 120 रुपये है और ब्रेड 150 रुपये है और सैंडविच बनके तैयार हो रहा है 200 रुपये में। तो अगर वैट के पहले सामान्य कर प्रणाली की बात की जाए तो 10% के दर से अगर क्या हो रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, तो गेहूं पर 100 रुपये में 10 रुपया टैक्स लगेगा, आटा पर 120 रुपये में 10% के हिसाब से 12 रुपया लग जाएगा और ब्रेड पर क्या होगा 15 रुपया लग जाएगा 10% के हिसाब से और सैंडविच पर क्या होगा 20 रुपये लग जाएगा 10% के हिसाब से। तो 10, 12, 15, 20, 10 तो ये हो जाएगा टोटल 10, 12, 22 और 10 ये हो जाएगा टोटल 57 रुपये। 57 रुपये एक प्रकार से टैक्स हो गया और 200 रुपये का सैंडविच हो गया। तो 257 रुपये का सैंडविच उपभोक्ता के हाथों में पहुंचता है। 257 रुपये का वैट लगने के पहले। अब वैट की प्रक्रिया क्या है? वैट की प्रक्रिया को मूल्य वर्धित या मूल्य वर्धित कर के ऊपर जो बढ़ा हुआ मूल्य है उस पे कर लगाने की बात करता है वैट। तो अब बढ़े हुए मूल्य पर कैसे कर लगता है? तो यहाँ बढ़े हुए मूल्य पर यहाँ 100 रुपया है तो इस पर अगर 10% के हिसाब से कर लगा दिया जाए तो यहाँ 10 रुपया हो जाएगा गेहूं पर। अब 10 और यहाँ 20 रुपये की वृद्धि हुई 100 और गेहूं और आटे के मूल्य में, तो यहाँ 20 रुपये पर अगर टैक्स लगाया जाएगा 10% के हिसाब से तो 2 रुपये टैक्स हो जाएगा। और यहाँ 30 रुपये की वृद्धि हुई, अगर 30%
₹30 पर टैक्स लगाया जा रहा है तो 10% के हिसाब से तो ₹3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ब्रेड और सैंडविच के बीच में जो मूल्य वृद्धि हुई वह वृद्धि हुई ₹50 की। 150 ब्रेड का मूल्य था और 200 सैंडविच हो जाएगा तो ₹50। इसमें ₹50 पर 10% के हिसाब से अगर टैक्स लग रहा है तो 5% ₹5 हो जाएगा। तो 10 रुपये मूल्यवर्धित कर पे जो कर लग रहा है मूल्यवर्धन पर, तो ₹10, ₹2, ₹3 और ₹5। तो 5, 3, 8, 2, 10, 10, 10, 10, ₹20 हो जाएगा मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन पर जो टैक्स हो जाएगा तो ₹20 हो जाएगा और ₹200 का पहले ₹20 हो जाएगा और ₹200 का पहले से सैंडविच का मूल्य है तो ₹220 हो जाएगा। टैक्स वैट लगने के पहले ₹257 सैंडविच का मूल्य बन रहा था और वैट लगने के बाद जो मूल्यवर्धित मूल्य पर जो टैक्स लग रहा है उससे सैंडविच का मूल्य ₹220 हो रहा है। तो 220 और 257 इस प्रकार से उपभोक्ता को वैट लगने के बाद ₹220 अदा करने पड़ रहे हैं। वैट के पहले ₹257 अदा करने पड़ रहे थे। तो इस प्रकार से उपभोक्ता को ₹37 का लाभ हो रहा है। ₹37 का लाभ हो रहा है उपभोक्ता को। अब मूल्यवर्धन क्या है? जब कोई वस्तु उत्पादन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है तो स्वयं में कुछ मूल्य को जोड़ लेती है। मूल्य में होने वाले इस जुड़ाव को मूल्यवर्धन कहते हैं। जैसे ₹100 गेहूं का मूल्य था, फिर ₹120 आटे का मूल्य हो गया, ₹150 ब्रेड का मूल्य हो गया और ₹200 सैंडविच का मूल्य हो गया। तो यहाँ कितना बढ़ा? ₹10 बढ़ा, फिर ₹20 बढ़ा, फिर ₹30 बढ़ा और फिर ₹50 बढ़ा। इसी 10, 20 और 30 और ₹50 पर 10% के हिसाब से वैट लगाया गया तो हो जाएगा ये ₹100 पर 10% के हिसाब से लगाया गया तो 10 प्लस ₹20 पर 10% के हिसाब से लगाया गया 2, ₹30 पर 10% के हिसाब से 3 और ₹50 पर तो 5 हो जाएगा। तो यही 5, 3, 8, 2, 10, 10, 10, ₹20 जो है वैट हो गया। यही मूल्यवर्धन क्या है? ₹100, ₹20, ₹30 और ₹50 मूल्यवर्धन है। वैट लागू होने से पहले जो वस्तु से उपभोक्ता को एक सैंडविच कितने में ₹257 में मिल रहा था, लेकिन वैट लागू होने के बाद वही कितने में मिल रहा है? ₹220 में मिल रहा है और ₹37 का उपभोक्ता को लाभ हो रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि वैट लागू होने के बाद उपभोक्ता के कल्याण में वृद्धि हो रही है। और वैट के पहले व्यापारी एवं उपभोक्ता दोनों को नुकसान हो रहा था। उपभोक्ता को नुकसान क्यों हो रहा था? उपभोक्ता को तो ज़्यादा रुपए देने ही पड़ रहे थे तो इसलिए नुकसान हो रहा था। व्यापारी को कैसे नुकसान हो रहा था? व्यापारी के सैंडविच का मूल्य ₹257 था, इसलिए कम बिक्री हो रही थी। अब घट के कितना हो गया था? ₹220 हो गया था, तो इससे ज़्यादा बिक्री होने लगी थी। तो इसलिए व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को नुकसान होता था। सरकार को अनुमान के बराबर राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन वैट से व्यापारी, उपभोक्ता एवं अर्थव्यवस्था सबको लाभ होता है और पूरी अर्थव्यवस्था में स्फीति कम हो जाती है। बचत क्या होती है? वैट लगने से बचत बढ़ती है, स्फीति कम हो जा रही है, निवेश बढ़ता है, पूंजी निर्माण की दर तेज होती है और ग्रोथ, आर्थिक विकास बढ़ता है। इससे गरीबी, बेरोजगारी एवं असमानता में कमी आती है। तो वैट लगने से अर्थव्यवस्था में क्या होता है? गरीबी, बेरोजगारी एवं असमानता में कमी आती है, बचत बढ़ती है, निवेश बढ़ता है और पूंजी निर्माण की दर तेज होती है, जो कहीं ना कहीं उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए हितकर होता है वैट। अब आगे क्या किया गया? अप्रत्यक्ष कर के सारे करों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मिलाकर 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, जिसमें एक कर और एक राष्ट्र की संकल्पना पर बात की गई। अब अगला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? सेवा कर। सेवा कर में क्या है?
1994 में गठित चेलैया समिति ने भारत में कर राजस्व को बढ़ाने के लिए सेवा कर लागू करने का सुझाव दिया। पहली बार 10 सेवाओं पर 5% की दर से सेवा कर लागू किया गया और 2016 में सेवा कर की दर 14% थी। अगला 5 नंबर का टैक्स क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। जीएसटी को लागू करने की सबसे पहले संस्तुति 13वें वित्त आयोग ने की। 2012 में गठित केलकर कमेटी ने 13वें वित्त आयोग के क्रियान्वित किए जाने की बात कही। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना को स्थापित किया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु जीएसटी का प्रावधान करता है। जीएसटी के 2 घटक हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और एक और आईजीएसटी। जीएसटी में शामिल कर केंद्र सरकार के कौन कौन से कर जीएसटी में शामिल हैं? केंद्रीय उत्पाद कर, अतिरिक्त उत्पाद कर, सेवा कर, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिभार एवं उपकर को जीएसटी में शामिल किया गया है। सिर्फ सीमा शुल्क को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार के कौन कौन से कर हैं जो अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में शामिल है? वैट या बिक्री कर को कह सकते हैं जीएसटी में शामिल किया गया है। अच्छा, वैट के बारे में एक बात और है, उसको जान लेते हैं। वैट मुख्य रूप से केंद्र सरकार में केंद्रीय उत्पाद कर के साथ लगाया जाता था और राज्य सरकार के साथ बिक्री कर के रूप में लगाया जाता था। जहां पर बिक्री कर नहीं लगता था वहां पर वैट नहीं लागू हो सकता था। वैट सबसे पहले महाराष्ट्र ने 1995 में बिक्री कर के साथ अपनाया था और पूरे भारत में 2005 में वैट अंतिम वस्तु के मूल्य या बिक्री कर के मूल्य के रूप में अपनाया गया राज्यों में, और केंद्र में केंद्रीय उत्पाद कर के रूप में वैट को अपनाया गया था। वैट को राज्य कर के रूप में बिक्री कर के साथ अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी में शामिल कर लिया गया। मनोरंजन कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया। स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर मनोरंजन कर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया। केंद्रीय बिक्री कर को केंद्र द्वारा आरोपित राज्य द्वारा संग्रहित जो केंद्रीय बिक्री कर होते हैं उसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया। चुंगी और प्रवेश कर को जीएसटी में शामिल किया गया। क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया। जीएसटी की दरें 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी की दरें हैं। जीएसटी में छूट की क्या सीमा है? 40 लाख रुपए या पहले 20 लाख रुपए थी तक वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। 40 लाख तक का अगर कोई उद्योग कार्य कर रहा है तो उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। और 40 लाख से अधिक तथा 1,50,00,000 रुपए से कम वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों हेतु कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान किया गया है। अब अप्रत्यक्ष कर के गुण क्या है या कह सकते हैं लाभ क्या है? विस्तृत आधार है अप्रत्यक्ष कर का, कर भुगतान की सुविधा है, न्यायपूर्ण है, लोच है, अप्रत्यक्ष करों की लोच अधिक होती है, कर विवर्तन संभव होता है, कर वंचन संभव नहीं है, विलासिता की वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने में सफल है, अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन अप्रत्यक्ष कर को माना गया है। दोष क्या है? न्याय संगत नहीं है, अनिश्चितता है, अमितव्ययी है, नागरिक चैतन्यता का अभाव है, बेलोचता है, प्रभावोत्पादक मांग का कम होना है और प्रतिगामी स्वरूप का होता है अप्रत्यक्ष कर। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने अप्रत्यक्ष कर के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अप्रत्यक्ष कर के साथ साथ हम लोगों ने मैन वैट, मोड वैट, सैन वैट, वैट और जीएसटी के बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया। मैन वैट से लगाकर जो अप्रत्यक्ष कर की प्रणाली थी जीएसटी तक 1 जुलाई 2017 तक के जो परिवर्तन किए गए इन सब के बारे में अध्ययन किया। अब अगली लोक वित्त की क्लास में भारतीय कर प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय कर प्रणाली में हम लोग मुख्य रूप से प्रतिगामी कर, आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर,
अधोगामी कर के बारे में अध्ययन करने के साथ साथ मूल्यानुसार कर एवं विशिष्ट कर के बारे में अध्ययन करेंगे।